प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही शेष बचे हुए भाग को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सब्जेक्टिव कि अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक है अथवा जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। ठीक है, तो यद्यपि जीवधारियों में उनके क्रियाएं की जाती हैं, जैसे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक कुत्ता ब्रेड खाता है, एक मक्खी उड़ रही है आदि, ये सभी क्रियाएं जीवन से संबंधित होती है। इन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो वही अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक है, तो ये सभी चीजें जो है चूंकि जैव प्रक्रम में ही अनुरक्षण की शब्द आती है जो हमारे बॉडी को अनुरक्षण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिससे निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों को कहां से, वायुमंडल से प्राप्त होता है। जल पौधों के जड़ से यानी भूमि से प्राप्त होता है। पर्णहरित पौधों के पत्तियों में होता है। सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। पौधों इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं जो क्लोरोफिल ए में संचित होकर के इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि का बनाना। फुफ्फुस यानी फेफड़ों में जो कुपिका होती है, कुपिका, उसका और वृक्क में वृक्काणु होता है उसका जो है आपको तुलना करके बताना है। तो देखिए, फुफ्फुस की कुपिका क्या होती है कि कुपिकाएं फुफ्फुस की क्रियात्मक इकाई होती है। एक व्यस्त फुफ्फुस में लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं होती हैं। कुपिकाएं गैसीय विनिमय के लिए एक बृहद सतह बनाती हैं। कुपिकाओं में फैली हुई रुधिर कोशिकाओं के जाल से O2 और CO2 और O2 प्रदान करता है। जबकि वृक्काणु में क्या होता है कि वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। वृक्काणु रुधिर को शुद्ध करने के लिए बृहद सतह बनाता है। वृक्काणु में वोमेन संपुट में रुधिर और क्षमता है जिसमें कि जल लवणों का सांद्रता का नियमन होता है। अगला क्वेश्चन है अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैप होने लगता है यानी ऐंठन होने लगती है, क्यों? तो देखिए, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और शरीर में अवायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अवायवीय क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिससे पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठंड होने लगता है और दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न मार्ग क्या है? ठीक है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जो है जीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है जो जिसका निम्न मार्ग है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में टूटता है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से पायरुवेट में टूटता है, उसके बाद जो है क्रैक O2 और CO2 में टूटता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा में टूटता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर क्या होता है, ग्लूकोज O2 की कम मात्रा में पायरुवेट अम्ल में, फिर उसके बाद लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में टूटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग जानते हैं कि यह सांस लेने की क्रिया तेज हो जाती है। सामान्य अवस्था में मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है, लेकिन कठोर व्यायाम के बाद
यह दर बढ़ करके 20 से 25 प्रति मिनट हो जाती है। क्योंकि व्यायाम के समय अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप कठोर व्यायाम के बाद श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क को हटा लिया जाए? क्योंकि वृक्क क्या होता है? उत्सर्जी अंग है, शरीर के ब्लड के चाहे यूरिया के बैर पदार्थों को बाहर निकालता है। तो मनुष्य के शरीर से दोनों वृक्क हटा देने से उसका उत्सर्जन तंत्र नष्ट हो जाएगा, जिससे यूरिया आदि पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, अथवा पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? तो पोषण देखिए, वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं और भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण की दो विधियां हो सकती है, स्वपोषी पोषण या जो है परपोषी या विषमपोषी पोषण। परपोषी पोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी पोषण या मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है। हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, जिस कारण हम शीघ्र थक जाएंगे, हमारा भार कम हो जाएगा, हमारा रंग पीला पड़ जाएगा, हम कमजोरी अनुभव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? ठीक है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, ये बाहर की ओर झुक जाती है। इसी समय डायाफ्राम की पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती है। इससे वक्षीय गुहा का क्षेत्रफल बढ़ता है और साथ ही फुफ्फुस का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन पथ में वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाते हैं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित की जाती है? तो मानव के शरीर में 2 जोड़े फेफड़े होते हैं, प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म कुपिकाओं में विभाजित होते हैं। वायु की अनुपस्थिति में कुपिका अति अल्प स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में कुपिका बहुत स्थान घेरती है। यदि इन कुपिकाओं को निकालकर फैला दिया जाए तो वे 80 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में फैल जाती है। इससे श्वसन क्रिया में सहायक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हो सकती है? तो स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हाँ, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो हम लोग वहां पर देख चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि 6Ca2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में C6H12O6 + 6H2O और +6O2 बनाता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो उच्च संगठित पादपों में परिवहन के निम्नलिखित भाग होते हैं। जाइलम वाहिनियां, जो खनिज तथा जल को भूमि से शोषित करके पादप के शिखर तक पहुंचाता है। फ्लोएम वाहिनियां पत्तियों में तैयार पादप के अन्य भागों तक ले जाती है, जिन्हें संचित करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत में होता है। यकृत से निकलने वाली पीत रस, जो क्षारीय होता है, आए हुए भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लीय
अम्लता को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है। इसी क्षारीय प्रकृति पर ही अग्नाशयी रस सक्रियता से कार्य करता है। अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमिलोप्लिप्सिन तथा लाइपेज। पित्त रस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं तथा इसे इमल्सिफाइड वसा कहते हैं। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो सजीव के शरीर की प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिकों द्वारा निर्मित होती है, जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होते हैं। इन कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होता है, जिसके पश्चात जीव की मृत्यु हो जाती है। कुछ कोशिकाएं कुछ निश्चित सीमा तक विकसित होती है, तत्पश्चात वह विभाजित होती है। उसके जीवन काल में उसे भी जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे कार्बनिक यौगिकों के विघटन से प्राप्त होती है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का रूप धारण करते हैं। ये भोजन ऊर्जा प्राप्ति का बाह्य यौगिक बन जाते हैं। स्वपशी यानी हरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त होता है तथा जल जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करके इसके साथ खनिज भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये पौधे हरे भागों में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर संयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। भोजन के पाचन के लिए लार की भूमिका क्या है? भोजन के पाचन में तो भोजन के पाचन में लार की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेस नामक एक एंजाइम होता है। एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। इसका कार्य क्या होता है कि यह मुख के खोल को साफ रखता है। यह मुख खोल में चिकनाई पैदा करती है जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। यह भोजन की चिकनी व मुलायम बनाती है। यह भोजन को पचाने में मदद करती है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे मल्टोज में बदल देता है। पचे हुए भोजन को शोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, यानी छोटी आंत को ही कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो देखिए, क्षुद्रांत में आंतरिक कला में अंगुली की आकृति के प्रवर्धक होते हैं, जो क्षुद्रांत की सतह को फैलाकर बड़ा कर देते हैं, जिससे पचित भोजन का अवशोषण अधिक मात्रा में हो सके। अंगुलाकृतियों में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। यह सभी कोशिकाओं में वितरित कर दिया जाता है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों के मरम्मत के लिए किया जाता है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है? तो देखिए, स्तनधारी तथा पक्षियों का हृदय 4 वेश्मी होता है। ऊपर के 2 कक्ष में दाहिना तथा बायां आलिंद होकर बायां आलिंद कहते हैं, जबकि नीचे की ओर के कक्ष दाहिना तथा बायां निलय कहते हैं। दाहिना आलिंद में शरीर से आने वाला अशुद्ध रुधिर एकत्र होता है, जबकि बायां आलिंद में फेफड़ों से आने वाला शुद्ध रक्त एकत्र होता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार का रुधिर शुद्ध तथा अशुद्ध परस्पर मिले न। इसी कारण रुधिर के दोनों प्रकार
रुधिर के दोनों प्रकार के न मिलने से ऑक्सीजन के वितरण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार का इस रुधिर परिसंचरण विशेष रूप से उन जंतुओं के लिए अधिक लाभदायक होती है जिनमें दैनिक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्तनधारी पक्षी ऊर्जा की, ये ऊर्जा हो जाएगा। उदाहरण के लिए स्तनधारी पक्षी आदि ऊर्जा की अधिक आवश्यकता शरीर के तापक्रम को सम बनाए रखने के लिए भी होती है। इसीलिए जो है यह जो है ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग ये सिस्टम है जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो मूत्र की मात्रा पानी का पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। वृक्काणु नलिका द्वारा पानी का मूत्र का पुनः अवशोषण निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, शरीर में अतिरिक्त पानी का कितनी मात्रा है जिसको कितना निकालता है। ठीक है, जब शरीर के ऊतकों में पर्याप्त जल है तब एक बड़ी मात्रा में तनुमूत्र का उत्सर्जन होता है। जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा कम है तब सांद्र मूत्र की थोड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। दूसरा क्या होता है कि कितने घुलनशील उत्सर्जक विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल तथा लवण आदि का शरीर में उत्सर्जन होता है। जब शरीर में घुलनशील उत्सर्जक की अधिक मात्रा हो तब उनके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, अतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। स्वपोषी पोषण के आवश्यक परिस्थिति है कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें, ये इसका पार्ट्स नहीं है, ये इसका पार्ट्स नहीं, उधर से कॉपी हो गया है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? यानी पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए कौन कौन से विधि का उपयोग करते हैं? तो उत्सर्जी पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं कि अनेकों उत्सर्जक उत्पाद कोशिकाओं के धमनियों में भंडारित हो रहते हैं। पादप कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से बड़ी धमनियां होती है। कुछ उत्सर्जक उत्पाद पत्तियों में भंडारित रहती हैं, पत्तियों के गिरने के साथ ये हट जाते हैं। कुछ उत्सर्जी उत्पाद जैसे रेजिन या गम विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में भंडारित होते हैं। कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे टेनिन, रेजिन, गम छाल में भंडारित रहते हैं, छाल के उतरने से ये हट जाते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में ही करते हैं। जल रंध्र किसे कहते हैं? जल रंध्र किसे कहते हैं? तो ये जो होता है, ये विशेष रचनाएं जलीय पौधों या छायादार शाकीय पौधों में पाई जाती है। ये पत्तियों की शिराओं के शीर्ष पर अति सूक्ष्म छिद्र के रूप में होती है, जिनमें पानी बूंदों के रूप में निस्राव होते हैं। इसी कारण इन्हें जलमुख या जलरंध्र कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। इस क्रिया में पानी पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकलता है। विसरण किसे कहते हैं? क्योंकि विसरण हम लोगों को शब्द मिल रहा है, तो विसरण वह क्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर आयनों और अणुओं का अभिगमन होता है। विसरण में अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर अभिगमन नहीं होता है। यह क्रिया ठोस, द्रव और गैस तीनों में
हो सकता है। आंत में बिलाई पाए जाते हैं लेकिन आमाशय में नहीं, क्यों? तो देखिए, आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण के कार्य को पूरा करने के लिए बिलाई पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के लिए ये अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। आमाशय में अवशोषण का कार्य नहीं के बराबर होता है, इस कारण इसमें बिलाई नहीं पाया जाता है। कायिक और काइल में अंतर बताइए। कायिम और काइल, कायिम और काइल में अंतर बताइए। तो आमाशय की दीवार की क्रमांकुचन गति के कारण बनी भोजन की लुगदी को कायिम कहते हैं। लुगदी को कायिम कहते हैं। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि ग्रहणी की दीवार की क्रमांकुचन गति के कारण बने पेस्ट के काइल कहते हैं। वह जो पेस्ट बनता है उसे काइल कहते हैं। यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और यह जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन जीवों में होने वाली एक ऑक्सीकरण क्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा ऊर्जा मुक्त होता है। निम्नलिखित समीकरण के द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है कि देखिए, ये C6H12O6 जो है और ये CO2 ये जो होता है जो है ये C6H12O6 जो है C6H12O6 ये जो है टूटता है CO2 H2O और 673 कैलोरी ऊर्जा के ATP के रूप में। ठीक है। अवयव श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप में CO2 तथा H2O में हो जाता है। इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और नॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं? हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि यह वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें निम्नलिखित समीकरण से हम देख सकते हैं कि ये C6H12O6 ग्लूकोज है जो टूटता है CO2 में, तो फिर C2H5OH में टूटता है और 21 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। फिर उसमें जो है टूटता है तो ये क्या होता है CO2H2O और जो है 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका क्या है? तो श्वसन के लिए ग्लाइकोलिसिस क्रिया कोशिका द्रव में लेकिन पायरुविक अम्ल तथा श्वसन के दौरान बने NADH2 का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके लिए आवश्यक प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ATP जंतुओं का संचयन भी करता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण द्वारा जीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसी कारण इसे कोशिका ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। होमियोस्टेसिस को समझाइए। होमियोस्टेसिस क्या होता है? तो मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के अतिरिक्त वृक्क शरीर में जल, अम्ल, क्षार तथा लवणों का संतुलन बनाए रखने में सहायता देता है। वृक्क रुधिर में अतिरिक्त जल की मात्रा को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। इसी प्रकार वृक्क के कारण रुधिर में लवण सदैव एक निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं। अमोनिया रुधिर के H की अधिकता को कम करके रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायता होती है। वृक्कों द्वारा ही विष, दवाइयां आदि हानिकारक पदार्थों का भी शरीर में विसर्जन होता है। अतः यह समस्त
क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर में एक अस्थाई अवस्था बनी रहती है, उसको जो है शरीर में अस्थाई अवस्था बनी रहती है उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। जीवधारियों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, जीवधारियों जीवों को पोषण के लिए आवश्यक निम्नलिखित है कि ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, शरीर को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवधारियों को यह ऊर्जा भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। शरीर के टूटी फूटी पार्ट्स की मरम्मत के लिए, विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर के ऊतकों की टूट फूट होती है, इनकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए ये नए जीवद्राव नई कोशिकाएं बनती हैं, इनसे जीवों का वृद्धि होता है। उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के लिए, भोजन को पचाने तथा श्वसन आदि उपचय क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के संपन्न होने में तथा इन क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किंडन क्या है, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो किंडन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन कोशिका के बाहर करके O2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एक्जोलिक एसिड, साइट्रिक एसिड इत्यादि का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होता है। किंडन की क्रिया का निम्नलिखित महत्वपूर्ण महत्व है, क्या है? तो इसकी सहायता से अल्कोहल, बियर आदि का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एसेटिक अम्ल, ल्यूटेरिक अम्ल आदि का उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग बेकरी तथा सिरका उद्योग में किया जाता है। जूट, सन, तंबाकू, चाय, चमड़ा उत्पादी उद्योग में आदि उद्योग में भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रंग, साबुन, प्लास्टिक, रेजिन, ईथर के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग अब जो है अगला क्वेश्चन जो है हम लोग जो है थर्ड पार्ट में इसका देखेंगे।